देखो, हम लोग इंडियन पॉलिटी को जब पढ़ते हैं तो मैंने कहा दो चीजें हैं। एक तो राजनीति कैसी होनी चाहिए, सिद्धांत जिनको हम लोग कहते हैं, प्रिंसिपल पार्ट, या देश कैसे चलाया जाएगा, इस चीज का वर्णन तो कहां पर है? संविधान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए यही है। और दूसरी चीज है राजनीति कैसी है, यानी उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं शासन व्यवस्था में। इंग्लिश में कहते हैं गवर्नेंस। क्या कहते हैं? गवर्नेंस। तो राष्ट्र सरकार जिसके जरिए संचालन करती है वो तो क्या है? संविधान। गुड़िया मैं लिखवा दूंगा, अभी कुछ नहीं लिखना है ना। जो नए हो ध्यान रखो, जो बोलूं वही लिखना है ना, सब कुछ बताऊंगा जो लिखवा दूंगा। कि संविधान, राजनीति कैसी होनी चाहिए कहाँ लिखा है? संविधान में। ठीक है, तो देश चलाने के नियम कहाँ लिखे हैं? संविधान में। ठीक है, देश कैसे चलना चाहिए, तो संविधान के अनुसार चलेगा तो सब कुछ सही होगा। यदि संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो शासन में कुछ समस्याएं होंगी, आगे चलकर पढ़ेंगे। जैसे कोई जवाबदेही नहीं है, सरकारी ऑफिस में जाते हो तो काम तुरंत हो जाता है कि समय लेता है? समय लेता है। पारदर्शिता नहीं है, प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है। ठीक है, कार्य देरी से होते हैं। क्लियर है? फिजूल के काम में भी अधिकारियों को लगाया जाता है। ठीक है, एक जन्म प्रमाण पत्र बनाना भी एसडीएम का काम है। एसडीएम कौन? आप जैसा आदमी जो आईएएस बनेगा, बनकर पहली पोस्टिंग किसकी लेगा? एसडीएम की। उस आदमी को जन्म प्रमाण पत्र बनाने में लगाया है। उपयोगी काम है कि गैर उपयोगी है? तो ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं जो इस राष्ट्र के अंदर है। क्लियर है? हमने सरकार 5 साल के लिए चुनी, पर सरकार 5 साल में 3 साल होटल में बंद रहती है ना। ये इस शासन की क्या है? समस्या। तो आपको इन सब का निवारण करना है, पर ये निवारण तो हम तब कर पाएंगे जब हमें पहले समझ हो उसकी कि सरकार कैसे चलाई जाती है। तो पहला पार्ट इंपॉर्टेंट क्या है? संविधान। क्लियर है? तो हम जब पढ़ते हैं, यूपीएससी ने तो इसको एक ही सब्जेक्ट मानना है, पर हम जब अपने सिलेबस में पढ़ते हैं तो दो अलग अलग जगह पढ़ते हैं। हम पहले पढ़ते हैं संविधान, ठीक है, जो प्री मेंस दोनों में आता है, और शासन व्यवस्था को हम अलग से पढ़ते हैं। तो कुछ लोग तो पढ़ चुके हो, बैच पीछे ही गया है, जो रह जाएगा उन लोगों के 1.5 साल 2 साल बाद ये बैच आएगा। ठीक है, पर इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ में आएगा तो ही ये समझ में आएगा। क्लियर है? अब गौर करके देखो, जब हम पॉलिटी में पढ़ते हैं तो एक ऐसा टॉपिक है जिसकी शुरुआत हम लोग अलग से करते हैं, या तो हम सबसे पहले पढ़े या सबसे लास्ट में पढ़े। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, तो टोटल सिलेबस क्या है कि संविधान सभा के सब बाद में बताएंगे, छुट्टियों के बाद जब आप लौटोगे तब शुरू करेंगे कि पॉलिटी का सिलेबस क्या है। समझ में आया? पर पूरी पॉलिटी पढ़ने के दौरान एक चीज जो है वो हमें अलग से याद होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। क्लियर है? कि बहुमत के प्रकार। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको याद रहना चाहिए, ये समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। ठीक है, कुछ नोट्स है मैम के पास, वो भेजे। तो इस टॉपिक को मैं आज आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एक तो ये आज पूरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा पूरी पॉलिटी पढ़ने में ये काम आएगा। तो इसको आप एक तरीके से ऐसे नोट्स कह सकते हो जो आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे चलकर मैं सिर्फ बहुमत का नाम लूंगा कि भाई राष्ट्रपति हटाने के लिए ये वाली मेजोरिटी चाहिए, बिल पास करने के लिए ये वाली मेजोरिटी चाहिए, तो उस समय ये नहीं बताऊंगा कि मेजोरिटी क्या होती है। आपको आज जाकर और अगले 2-3 दिनों तक जाकर क्या करना है? इस चीज को तैयार कर लेना है। क्लियर है? पहले मैं बता देता हूं, फिर आप ध्यान से सुनिएगा। लोकतंत्र समझते हैं? डेमोक्रेसी एक शब्द होता है, ऑटोक्रेसी एक शब्द होता है। ठीक है, एक होता है तानाशाही, एक होता है लोकतंत्र। क्लियर है? जब जनता सरकार चुनती हो और ऐसी सरकार चुने जिसमें जनता के हितों को प्राथमिकता दी जाए, उनका सम्मान किया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं?
डेमोक्रेसी, कि जब गवर्नमेंट कौन चुनता हो, पब्लिक। क्लियर है? आप 11वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे या आप कोई भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसमें एक लाइन पढ़ेंगे, जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लिए। यही होता है जो जनहित के उद्देश्यों को क्या करे, पूरा। तो मोटे शब्दों में यूं समझो कि आप सब लोग जनता हैं, आप सब ने सपोज करो मुझे इस क्लास का प्रमुख बनाया, तो ये लोकतंत्र है। ये क्या है? लोकतंत्र है। अब मुझ पर बाध्यता है कि मैं किसके अनुसार काम करूंगा, आप लोगों के अनुसार। क्लियर है? आपके हित यदि मैंने पूरे किए, इंटरेस्ट पूरे किए, तब तो मैं सरकार में रहने लायक रहूंगा। तो 5 साल बाद फिर से चुनाव लड़कर मैं जीत सकता हूं कि नहीं? मैं 5 साल बाद कब जीतूंगा? जब मैंने अपने वादे क्या किए हों, पूरे किए हों। क्लियर है? यदि पूरे नहीं किए तो आपको पूरा हक है किसी दूसरे को चुनने का। इसको हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। क्लियर है? आप बैठे, मैंने अचानक आकर कहा कि मैं ही पढ़ाऊंगा। क्लियर है? सब कुछ मेरे अनुसार ही चलेगा। ठीक है? आपकी बातें नहीं मानी गई, ये तानाशाही। ये क्या हो गई? तो हमारा तो सिलेबस ही नहीं है तानाशाही, कि हमारे यहाँ तो क्या है? लोकतंत्र है। दोनों का फर्क पता चला? जहां राजा का शासन हो, जहां तानाशाह का शासन हो, जहां एक व्यक्ति या एक परिवार सरकार चलाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तानाशाही। जैसे कभी कभी अखबार में पढ़ेंगे कि कांग्रेस को लेकर ऐसा शब्द इस्तेमाल लिया गया है कि यहाँ तानाशाही है। यानी पहले कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, ठीक है, वो स्वास्थ्य कारणों से फिर पप्पू को बना दिया। ठीक है, पप्पू ने फिर अपने स्वास्थ्य कारणों से माँ को फिर बना दिया, माँ ने फिर अपने स्वास्थ्य कारणों से पप्पू को बना दिया। पिछले 8 साल से यही चल रहा है। ठीक है, तो इसको दुनिया लोकतंत्र नहीं कहेगी, क्या कहेगी? तानाशाही। ठीक है, कि दो लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इसीलिए देख रहे हो ना, कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में क्या हो रहे हैं? शामिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां डेमोक्रेटिक मॉड्यूल नहीं है। अध्यक्ष क्या होगा कि सदस्य चुनेंगे, कि अध्यक्ष ही आपस में चुन लेंगे एक दूसरे को? सदस्य चुनेंगे। क्लियर है? तो हमारे यहाँ तो क्या है? डेमोक्रेसी। क्लियर है? डेमोक्रेसी में हर निर्णय जो होता है वो बहुमत से होता है। किससे होता है? बहुमत से। जैसे आप सबको मैंने कहा 2 दिन की छुट्टी होगी। क्लियर है? आप सब विरोध में है ना? अब अगर 2 दिन की होगी तब तो इस क्लास में क्या है? तानाशाही। क्लियर है? अब 3 दिन की होगी, है ना, और बहुमत से पारित हो गया प्रस्ताव, है ना, इसको ध्वनि मत कहते हैं। ठीक है, आगे चलकर पढ़ोगे कि कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं लोकतंत्र में जिसमें 100% लोग एक साथ हाँ भरते हैं। ठीक है, जैसे विधायक की सैलरी बढ़ती है, 2.5 मिनट में बिल पास होता है। क्लियर है? एक आदमी खड़ा होता है और कहता है आज से विधायक की सैलरी 50,000 से 3 लाख सरकार करेगी। सारे पक्ष विपक्ष सब एक साथ पीठ थपथपाते हैं। देखा होगा कि बेंच होती है, उसको बजाना शुरू करते हैं ना। इसी को कहते हैं ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित होना। क्लियर है? कि केवल प्रस्ताव ही पारित नहीं हुआ, आत्मा भी खुश हो गई। ठीक है, तो ऐसे चंद ही प्रस्ताव है। एक ऐसा ही उल्टा आता है कि जिस पर केस दर्ज होंगे वो चुनाव नहीं लड़ेगा। अब ध्वनि मत तो दूर की बात है, केवल ध्वनि आती है। ठीक है, लोग उस बिल को फाड़ देते हैं, पास नहीं करते हैं। तो सब अपने हितों की बात है। कोई भी फैसला किससे होगा? बहुमत से। क्लियर है? आप में से हो सकता है जैसे इस एक मासूम ने कहा कि मैं तो 3 दिन यही हूं, कहीं जाऊंगा नहीं, तो इसकी इच्छा है गुरुजी 3 दिन क्या लगाएं? क्लास लगाएं, क्योंकि इसका मन लगेगा कि नहीं, है ना। तो इसकी इच्छा अलग होगी, पर इसकी इच्छा का कोई आधार नहीं जब तक इसके पास क्या नहीं? बहुमत नहीं। तो लोकतंत्र में हर फैसला किससे होता है? बहुमत से। कोई भी चीज, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज सदन में पेश की जाती है, कोई निर्णय होता है, उसको कहते हैं प्रस्ताव। क्या कहते हैं? मोशन। क्लियर है? समझ आया यहां तक? तो कोई भी चीज सदन के अंदर पेश की जाएगी, कोई छोटा मोटा निर्णय, जैसे कल की छुट्टी होगी, क्लियर है, ये प्रस्ताव है। ये क्या है? प्रस्ताव। ये सदन में पेश होगा। पारित कैसे होगा? बहुमत से, मेजोरिटी से। सब लोग मतदान करेंगे, कोई पक्ष में करेगा, कोई विपक्ष में करेगा। जिसकी संख्या अधिक होगी वो उससे क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। पहले पढ़ा सबको। दूसरा, कोई नया कानून बनाना हो तो 3 चीजें होती हैं। एक बिल होता है, एक एक्ट होता है, और एक लॉ होता है। तीनों का फर्क समझिएगा। एक हिंदी में होता है विधेयक। क्या होता है? विधेयक। क्लियर है? एक होता है अधिनियम और एक होता है कानून। क्लियर है? कि सपोज करो इस क्लास की कोई रूपरेखा बदलनी हो,
पढ़ने का तरीका बदलना हो, तो इस फाउंडेशन के पेज में 20 नई चीजें जोड़नी हो, तब आपने एक जने ने खड़ा होकर विधेयक पेश किया कि साहब अगले फाउंडेशन के पेज में ये 20 नई चीजें होंगी। समझ आया? अब इस 20 चीज को आपने पेश किया सदन में, बाकी सब सुनते हैं। फिर सदन का अध्यक्ष क्या करता है कि पूछता है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति है क्या, किसी को कुछ बताना है क्या, कम ज्यादा करना है क्या, तो सब लोग उस पर चर्चा करते हैं। कानून कैसे बनता है कि जैसे ही सपोज करो आपको इस फाउंडेशन के बीच में 20 नई चीज लेकर आनी है, ठीक है, तो आप 20 नई चीज लेकर, जो मंत्री होगा वो खड़ा होगा और खड़ा होकर क्या करेगा, बताएगा कि भाई मैं शिक्षा मंत्री हूं इस क्लास का और मेरे हिसाब से इस क्लास में ये चीजें नई जुड़नी चाहिए। क्लियर है? वो तो अकेला सोच रहा है कि सब सोच रहे हैं? अकेला। अब सब सुनेंगे उसको। क्लियर है? अगर आंखें खुली हो, क्लियर है, कान खुले हो, तब 2 शर्तें होनी चाहिए, है ना। हमारे लोकतंत्र में दोनों नहीं है ना। पर अब सब सुनेंगे और सुनने के बाद क्या करेगा, सदन का अध्यक्ष पूछेगा कि भाई आपको इस पर कोई टिप्पणी करनी है कि नहीं। तो सब सदस्य अपने अपने विचार रखेंगे। सब पूरा हो जाता है, चर्चा पूरी हो जाती है, तब सदन का अध्यक्ष कहता है कि भाई इस विधेयक पर अब मतदान होगा। क्या होगा? वोटिंग होगी। क्लियर है? अब सपोज करो इसको मतदान कर पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया, तब क्या होगा कि ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब थोड़ा सा एक चीज और, क्योंकि अभी पूरे पढ़े नहीं हो, थोड़ा सा बता रहा हूं कि हमारे यहां एक सरकार तो होती है केंद्र, एक होती है राज्य और एक होती है स्थानीय सरकार। टोटल 3 तरीके की सरकार होती है हमारे यहाँ। जो दिल्ली में बैठती है वो केंद्र, जो हर राज्य की राजधानी में बैठती है वो राज्य। क्लियर है? और जो सीकर के अंदर बैठती हो वो स्थानीय। क्लियर है? तो आपने 3 शब्द सुने होंगे। केंद्र सरकार मोदी चलाता है, राजस्थान की सरकार गहलोत चलाता है, और एक जिला परिषद शब्द सुनना होगा कभी कभी। क्लियर है? या पंचायती राज जिसको हम लोग कहते हैं, ये स्थानीय हो गया। क्लियर है? इन सब के काम संविधान में बांटे हुए हैं, आपको सब डिटेल में बताऊंगा। ठीक है? केंद्र अपने काम करेगा, राज्य अपने काम करेगा, स्थानीय सरकार अपने काम करेगी। केंद्र का कोई भी कानून पास होता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 लोग मिलकर बनाते हैं। कितने लोग? 3 लोग। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है संसद। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जब तीनों मिलते हैं तब क्या बनती है? संसद। तो केंद्र का कोई भी कानून होगा वो लोकसभा में पेश होगा, कोई भी विधेयक पास कर राज्यसभा में जाएगा, वो पास करेगी, फिर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। या फिर राज्यसभा में पेश होगा, फिर लोकसभा में आएगा और फिर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। ऐसे ही राज्य में अलग अलग होगा, स्थानीय में अलग अलग होगा। तो जब कोई विधेयक मतदान होकर पास हो गया दोनों सदनों से, तो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया, यानी दोनों सदनों ने पास कर दिया और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तब वो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम। क्या बन जाता है? अधिनियम। क्लियर है? एक्ट बन जाता है। आगे बात समझ में? और जिस दिन से वो लागू हो जाता है उस दिन से क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ये तीनों में फर्क होता है। किसी प्रस्ताव को पेश करना विधेयक, क्लियर है, उसको पारित करते ही अधिनियम, क्लियर है, और लागू होते ही कानून। ये तीनों का फर्क है। पहले पढ़ा? कोई भी आपत्ति हो तो बोलो। जरूरी, ये सब मत भूल, अभी मत पढ़ो, सब पढ़ाऊंगा। वैसे जरूरी होता है दोनों में। ठीक है? जब अभी सदन ही नहीं पता तो पास क्या करेंगे? बिल बहुत सी चीजों का, निर्णयों का एक समूह होता है, और मोशन छोटा मोटा प्रस्ताव के भी, जैसे आपने भेजा ब्रेक दे दो, ये मोशन है। ठीक है? आपने उसने कहा चाय पीनी है, ये मोशन है। ठीक है? और बिल क्या होता है कि 3 दिन तक छुट्टी रहेगी, क्लास नहीं होगी, ठीक है, नया सब्जेक्ट जुड़ेगा, बहुत बड़ी चीजें हो जिसको हम लोग कहेंगे। और जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं, ये क्या है? मोशन। ठीक है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई नई चीजें जोड़ दी, ये क्या होगा? बिल। बोले पड़ा? ठीक है? यहां तक सबको बताऊं आगे? अब कोई भी बिल पास होगा, किससे होगा? बहुमत से।
तो हर बिल के अलग अलग बहुमत होती है। हर बिल की क्या होती है? तो ये टोटल बहुमत कितनी होती है, बस ये आपको पढ़ना है। समझ में आया यहां तक? और इनको याद भी करना है, याद रखना, ठीक है? मतलब तुम्हारी भाषा में कहूं तो रटना है, ठीक है? कि कौन सी कब काम ली जाती है, क्योंकि मैं आगे सिर्फ बहुमत के नाम का प्रयोग लूंगा, बहुमत नहीं बताऊंगा आपको आगे चलकर कि भाई ये वाली बहुमत ये होती है। पहले पड़ गया सबको? अब गौर करके देखो, जो पहली बहुमत होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। क्या बोलते हैं? सिंपल मेजोरिटी। बहुत ध्यान से सुनना, फिर क्वेश्चन पूछूंगा मैं। हिंदी में नाम होता है एक तो सामान्य, या शब्द होता है साधारण। क्या होता है? तो हिंदी में तो दो नाम है, सामान्य और साधारण। अंग्रेजी में एक ही नाम है, क्या है? सिंपल मेजोरिटी। क्लियर है? गौर करके देखो क्या होती है, पहले ये सीखो। उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक। क्या कह रहा है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ में आया? 50% से अधिक तो सबको समझ में आया? ये तो गणित का काम है, निकाल ही सकते हो, है ना? अब सिर्फ एक चीज समझनी है कि उपस्थित और मतदान करने वाले क्या होते हैं। क्लियर है? तो उदाहरण से समझिएगा कि इस क्लास के कुल सदस्यों की संख्या है 120। कितनी है? यानी टोटल एडमिशन इस क्लास में कितने हैं? 120। समझ में आया? तो कुल सदस्य कितने हो गए? आज इस क्लास में उपस्थित हुए हैं 110। कितने हुए हैं? तो उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 110। क्लियर है? सब के सब मतदान करेंगे कि नहीं? हाँ, लोकतंत्र है, याद रखना। कल आपने चुनाव पढ़ा उपराष्ट्रपति का, तो उसमें अखबार में आपने पढ़ा होगा कि 100-150 सांसद आए ही नहीं मतदान देने। क्लियर है? कोई अनुपस्थित रह गए। तो लोकतंत्र है, किसी को जबरन थोड़ी बुलाया जा सकता है। ठीक है भाई, आपको मैंने कहा कि साहब क्लास 3 दिन तक छुट्टी रहेगी, पक्ष और विपक्ष में मतदान करो, तो 10 ऐसे थे कि ना पक्ष में करेंगे ना विपक्ष में करेंगे, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर लो। क्लियर है? तो ऐसे में हम किसी को मतदान करने को बाध्य कर सकते हैं कि नहीं? तो उपस्थित 110 हैं, तो मतदान करने वाले अधिकतम कितने होंगे? 110। पर इससे कम हो सकते हैं कि नहीं? तो सपोज करो 90 ही लोगों ने कहा कि हम मतदान करेंगे। कितने लोगों ने? कि बाकी 20 ने कहा हम मतदान नहीं करेंगे। तो ऐसा 20 कह सकते हैं कि नहीं? क्लियर है सबको? लोकतंत्र का अर्थ यही हुआ कि सब अपने मन से कर सकें। समझ में आया? तो अब उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या कितनी है? यानी आप वो बताओ मुझे कि जो उपस्थित भी हैं और मतदान भी कर रहे हैं कितने हैं? 90 हैं। आया ना? ये वाला किसको नहीं समझ में आया कि उपस्थित और मतदान करने वाले कितने हैं? 90 हैं। किसको नहीं समझ में आया? क्लियर है सबको? तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक कौन सी बहुमत होती है? सामान्य या साधारण। तो 90 का 50% से अधिक कितना होगा? तो किसी प्रस्ताव के पक्ष में 46 लोगों ने मतदान कर दिया, तब वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्लियर है? और यदि 44 लोगों ने किया तो नहीं होगा। क्लियर है? तो कोई प्रस्ताव, ध्यान से देखो, कोई प्रस्ताव जो सामान्य या साधारण बहुमत से पास होना है, उसमें उपस्थित और मतदान करने वालों के 50% से अधिक लोगों ने मतदान कर दिया, तो पास होगा कि नहीं? क्लियर है? अब ये क्या है जरा समझना कि इस क्लास में 200 काम होते हैं प्रतिदिन। क्लियर है? कि सपोज करो इस क्लास में पेपर चाहिए, पानी चाहिए, तो मैंने एक नियम रख दिया कि भाई चाय पानी के लिए कोई फैसला आएगा तो साधारण बहुमत से पास होगा। तो इस क्लास में जितने उपस्थित हैं और जो मतदान करने के इच्छुक हैं, उसमें से 50% से अधिक ने यदि हाँ कर दी, तब तो सबको चाय मिलेगी। क्लियर है? और सपोज करो वो नहीं हुई तो किसी को चाय नहीं मिलेगी। तो कुछ काम होते हैं जो साधारण बहुमत से पास होते हैं। क्लियर है? तो साधारण बहुमत क्या होती है?
उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर है? आपके दिमाग में इसमें एक ही चीज रहनी चाहिए कि प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या होती है। क्लियर है? तो कुल सदस्यों में जितने उपस्थित हैं और मतदान करने के इच्छुक हैं उसका 50% से अधिक क्या होता है? सामान्य सिंपल बहुमत, सामान्य बहुमत। समझ में आया? किसको नहीं आया? 8 बार पूछोगे 8 बार बताऊंगा, 80 बार पूछोगे 80 बार बताऊंगा, पर आज ही बताऊंगा। क्लियर है? इसके बाद तो सिर्फ नाम काम में लूंगा कि भाई विधान परिषद बनाने के लिए सामान्य बहुमत चाहिए, तो अब मुझसे मत पूछना कि सामान्य बहुमत क्या होती है। ठीक है? वो आपको ऑटोमेटिक याद होनी चाहिए कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक क्या होता है? सामान्य बहुमत। क्लियर है सबको? बताऊं आगे? हाँ ना बोलो कुछ। अब गौर करके देखो कि उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक सामान्य बहुमत हो सकता है कि नहीं? हाँ, नहीं होगा। समझाया? कुल सदस्यों का 50% से अधिक होगा कि नहीं? नहीं होगा। मतदान करने के इच्छुक का 50% से अधिक होगा कि नहीं? नहीं। ये भी याद रखना। अब क्यों नहीं, जरा गौर करके देखो कि 120 में से कितने उपस्थित हुए थे? 110 में से मतदान करने के इच्छुक कितने हैं? जो 10 नहीं आए वो भी मतदान करने के इच्छुक हैं, पर वो कह रहे हम घर से करेंगे। क्लियर है? तो हम मानेंगे कि नहीं? इसलिए मतदान करने वालों का 50% से अधिक भी याद रखना क्या नहीं होगा? सामान्य बहुमत। पहली शर्त तो क्या है? उपस्थित होना होगा, और दूसरी शर्त क्या है? मतदान करना होगा। दो काम, पहले तो आपको सदन में आना होगा और दूसरा काम आपको मतदान करना होगा। जब दोनों शर्तें मिलेंगी उसका 50% से अधिक होगा, तभी हम लोग कहेंगे सामान्य या साधारण बहुमत। फर्क पता चला? कुल सदस्यों का 50% से अधिक साधारण बहुमत नहीं होगा, उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक साधारण बहुमत नहीं होगा, मतदान करने वालों का 50% से अधिक सामान्य बहुमत नहीं होगा। शर्त साफ है कि उपस्थित हो और मतदान करो, उसका 50% से अधिक क्या होगा? सामान्य बहुमत। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। समझ में आया? ठीक है। अब एक आखिरी चीज जो याद करनी है, ये तो समझनी है, ये तो क्या करनी है? तो इससे एग्जाम पास नहीं होगी, इससे दिमाग पास होगा। ठीक है? एग्जाम पास करने के लिए एक चीज याद रखनी है कि संविधान में जिस जगह बहुमत का वर्णन नहीं हो, संविधान में जिस जगह बहुमत का वर्णन नहीं हो, वहां किस बहुमत का प्रयोग लिया जाता है? सामान्य बहुमत का। क्लियर है? मैंने जैसे लिख दिया कि क्लास में टीचर बदलने के लिए दूसरी बहुमत चाहिए। क्लियर है? पानी लाने के लिए ये बहुमत चाहिए, अब बाकी काम की बहुमत नहीं लिख रखी। क्लियर है? तो आपने पूछा साहब कि चाय पीने का तो काम था, उसकी बहुमत नहीं लिखी, तब कौन सी काम आएगी? सामान्य। कि जहां संविधान में बहुमत का वर्णन नहीं है वहां किसका इस्तेमाल होगा? सामान्य का। तो याद करना आसान है कि मुश्किल? कि संविधान में यदि कहीं लिखा है कि ये वाली बहुमत चाहिए तो वहां तो वो लगेगी, उसको छोड़कर कोई भी काम होगा किससे पास होगा? सामान्य बहुमत से। क्लियर है? एग्जाम में यही याद रखना आपको कि जिस जगह बहुमत का वर्णन नहीं हो वहां किस बहुमत का प्रयोग करते हैं? सामान्य बहुमत का। कोई आपत्ति हो तो बोलो। क्लियर है सबको? हाँ, बताऊं दूसरी? जो दूसरी बहुमत होती है उसको हम लोग कहते हैं अब्सोल्यूट मेजॉरिटी। शुद्ध हिंदी में होती है स्पष्ट बहुमत या पूर्ण बहुमत। क्या होती है? स्पष्ट बहुमत या पूर्ण बहुमत। हाँ, उधर बैठ जा और उधर खिसक जा। जरूरी है कुछ? तो तुझे क्या चाहिए? तुझसे पूछ रहा हूं। हाँ, बोला तो नहीं, फिर क्या कर रहे हो? तोड़ूंगा, याद रखना। ठीक है?
अब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पष्ट बहुमत या फिर पूर्ण बहुमत। ठीक है, ये क्या कहती है? मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर्स, कुल सदस्यों का 50% से अधिक। किसका? कुल सदस्यों का 50% से अधिक। इसको हम लोग कहते हैं स्पष्ट बहुमत या पूर्ण बहुमत। क्लियर है? उदाहरण देखो कि इस क्लास की कुल संख्या थी, उपस्थित हुए कितने, मतदान करने के इच्छुक हैं कितने। अब अगर कोई प्रस्ताव स्पष्ट बहुमत से पास होना है तो कितने चाहिएंगे? 61। कितने चाहिएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता कि 110 आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतदान 90 करने वाले आए हैं। क्लियर है? स्पष्ट है कि कुल सदस्यों का 50% से अधिक। तो कितना होगा? तो 90 लोगों में से यदि 61 लोगों ने पक्ष में मतदान किया तो प्रस्ताव पारित होगा, वरना पारित नहीं होगा। पहले पढ़ा। दूसरे उदाहरण से समझो कि 120 कुल हैं। क्लियर है? आए 50 हैं। कितने आए हैं? और मतदान करने के इच्छुक पूरे 50 हैं। क्लियर है? और सबने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर दिया। प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्लियर है? ये सारे ही कर दें, जब तक 61 नहीं होंगे तब तक पास नहीं होगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो कुल सदस्यों का 50% से अधिक होगा, उसी को कहेंगे स्पष्ट बहुमत या पूर्ण बहुमत। क्लियर है? जब तक वो नहीं होगा तब तक कभी पास नहीं होगा। चाहे सदस्य आए हों चाहे नहीं आए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? 120 के 120 आ गए तो भी 61 चाहिएंगे, 120 के 50 आ गए तो भी 61 चाहिएंगे, 120 के 110 आ गए तो भी 61 चाहिएंगे। क्लियर है? यानी 120 का ही 50% से अधिक चलेगा। पहले पढ़ा। तो सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक होगा, उसी को हम लोग कहेंगे स्पष्ट बहुमत या पूर्ण बहुमत। कोई भी आपत्ति हो तो बोलो। समझ आए यहां तक? तो पहले वाले में और इसमें कोई फर्क है कि दोनों सेम है? फर्क है। उसमें क्या था? उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक, और इसमें क्या है? कुल का 50% से अधिक। आसान कौन सा है पास करवाना? पहले वाला। क्लियर है? पहले वाला क्या है? आसान है। ये पास कराना मुश्किल है, पहले सारे आने चाहिए। ठीक है? तभी पास होगा, कोई 4-5 मिलकर पास नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात यहां तक? अगली चीज देखो, ये समझने के लिए था। एग्जाम में जो आएगा वो प्रयोग आएगा कि इसका यूज कहां होता है। तो इसका यूज 2 जगह होता है। पहला, सरकार बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। जब किसी को सरकार बनानी होती है तो उसको ऐसा प्रस्ताव पेश करना पड़ता है। जैसे अभी महाराष्ट्र में सरकार गिरकर बीजेपी की बनी। क्लियर है? तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिखानी होगी। क्या दिखानी होगी? सदन के कुल सदस्यों का 50% लोग यदि बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे तब तो बीजेपी की सरकार बनेगी, वरना सरकार नहीं बनेगी। पहले पड़ गया। दूसरा, सरकार गिराने में। 2 काम में, सरकार बनाने में और सरकार गिराने में। क्लियर है? कि सपोज करो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत के पास 106 विधायक हैं, तो 200 कुल सदस्य हैं, 101 चाहिए सरकार बनाने के लिए। गहलोत के पास कितने हैं? तो उसने 106 दिखाकर क्या बनाई? अब सपोज करो बीजेपी ने कांग्रेस के 10 विधायक खरीद लिए। क्लियर है? और अब बीजेपी के पास 110 हो गए, तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो सरकार बनाने में और सरकार गिराने में 2 जगह इसका क्या लेते हैं? प्रयोग। क्लियर है? कोई आपत्ति हो तो बोलो। सरकार बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव, और सरकार गिराने की प्रक्रिया को कहते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। क्लियर है? कि सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, सरकार बनाने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। क्लियर है? सरकार बनाने का प्रस्ताव सरकार लाएगी, सरकार गिराने का प्रस्ताव विपक्ष लाएगा। समझ आया यहां तक?
तो जिसको सरकार गिरानी है उसको कुल सदस्यों से 50% से अधिक किसको चाहिए, उसी के पास। क्लियर है। और जिसको सरकार बनानी है उसको 50% से अधिक चाहिए। असली लोकतंत्र क्या होगा कि कुल सदस्यों का 50% से अधिक लोग, यदि भाई इस क्लास का असली लोकतंत्र क्या है कि कुल सदस्यों से 50% से अधिक लोग यदि छुट्टी चाहते हैं तो छुट्टी होनी चाहिए, और कुल सदस्यों का 50% से कम लोग छुट्टी चाहते हैं तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो लोकतंत्र क्या कहता है कि सरकार बनानी हो तो उपस्थित और मतदान करने वालों का खेल नहीं चलेगा। क्लियर है। क्या होगा, कुल सदस्यों का 50% से अधिक और कुल सदस्यों का 50% से कम। क्लियर है, गिराने के लिए और बनाने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं स्पष्ट बहुमत और पूर्ण बहुमत। समझ में आया दोनों का फर्क। अब कोई भी डाउट इन दो में हो तो पूछो। कैसे देगा, घर से? वही तो बताया ना, तभी तो प्रेजेंट एंड वोटिंग लिखाई, वरना आप सोचो ऐसे लिखा सकता था ना कि मतदान करने वालों का 50% से अधिक, पर मैंने ऐसा नहीं लिखा है ना। डाल दे, लोकतंत्र है। भाई वोट हम लोग चुनाव अभी पढ़ोगे डालते ना, पोस्टल वोट सुना है? नहीं सुना? जब आप विधायक का मतदान करते हैं ना तो आप घर से मतदान सेंटर पे जाके करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पत्र से करते हैं, पोस्टल वोट जिसको कहते हैं। आ नहीं पाते किसी कारणों से, जैसे स्वास्थ्य कारणों से या कुछ भी हो गया हो, ठीक है, इन कारणों से, तभी तो विधायकों का अपहरण हो जाता है। समझ में आया कि अगर ऐसे कर पाए तो फोन करके आसाम से बैठे बैठे कह दें कि हमने सरकार गिरा दी, ऐसे थोड़ी चलेगा, आना पड़ेगा। याद रखना कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, सदन में पेश हो। तो मतदान करने की इच्छा, तो सपोज करो मेरी टांग टूटी है पर मैं करना चाहता हूं, तो अब मतदान में तभी कर सकता हूं जब टूटी हुई टांग के साथ वहां पहुंचूं। क्लियर है, कंपलसरी है। क्लियर है, वरना तो कोई भी, जैसे कहते हैं ना पार्टी के खिलाफ मतदान नहीं कर सकते, आगे सब धीरे धीरे पढ़ोगे, सबके कुछ रीजंस होते हैं, है ना। कि इतना ही समझो कि मतदान करने की इच्छा उपस्थित होकर भी हो सकती है और बिना उपस्थित हुए भी व्यक्ति क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है कि नहीं। तो हमारे लोकतंत्र में ऐसा नियम इन मामलों में नहीं है, ठीक है, कि जब आप चुनाव में जनता भाग लेती है तो उसको छूट है। जैसे फौज का आदमी भी वोट डालता है, पर वो कहां से डालता है, पोस्टल से। क्लियर है, डाक मत जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो वहीं से भेजेगा। लेकिन अब सवाल है कि यहां पर क्या चीज है कि आप ऐसे डाक मत भेजोगे तो सरकार गिर जाए। भाई विधायक को डर क्या है कि लोकल लोग मार देंगे, अपहरण कर लेंगे। अब सपोज करो विधायक सिंगापुर भाग गया, क्लियर है, 200 विधायक वहां से गहलोत को कह रहे सरकार गिरा दो इसकी, तो चुनौती है कि नहीं। तभी तो गहलोत बाड़े में डालता है सबको, ये होटल में पैक कर दो, ठीक है, कोई बाहर ना निकल सके। क्यों? क्योंकि मतदान करते दिन इनकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं। और जिस दिन मतदान हो जाता है उस दिन होटल लेकर जाता है कि छोड़ देता है कि अब जाओ, सरकार बच गई 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद फिर उठा लूंगा। ठीक है, आगे चलकर पढ़ोगे सब चीजें, बस इतना ही समझो। सरकार बनानी हो गिरानी हो तो उपस्थित होना पड़ेगा। तो यहाँ तो उपस्थित हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो कुल सदस्यों का 50% से अधिक, ठीक है। और वहां क्या होगा कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक। दोनों क्लियर है? और कोई डाउट हो तो बोलो। तीसरी दो मेजोरिटी होती है, उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। क्या कहते हैं? प्रभावी बहुमत। दूसरा नाम होता है उस समय की बहुमत। यह होती है मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, प्रभावी संख्या का 50% से अधिक। तो 50% से अधिक तो समझते हो सब। एक चीज और अगर पता चल जाए कि प्रभावी संख्या क्या होती है तो ये भी समझ जाओगे कि प्रभावी संख्या का 50% से अधिक क्या होगा। क्लियर है? प्रभावी संख्या इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या कहती है? कुल सदस्य माइनस रिक्तियां, वैकेंसी।
कुल सदस्य माइनस रिक्तियां। क्लियर है? वो क्या होगी? प्रभावी संख्या। सपोज करो राजस्थान की विधानसभा की कुल सदस्य कितने हैं? 200। क्लियर है? 200 को गोली मारो। क्लास की संख्या कितनी? 120। क्लियर है? अब 120 में से 2 जन ऐसे हैं जिन्होंने क्लास से इस्तीफा दे दिया कि हम अब इस बैच में अगले 2 साल तक नहीं आएंगे। समझ आया? तो 2 इस्तीफा दे दिया, 2 पीछे वालों को मैंने लात देकर निकाल दिया। ठीक है? इसको कहते हैं बर्खास्ती। क्या कहते हैं? बर्खास्ती। क्लियर है? और पिछले बैठे 3 में से 2 को निकाल दिया और 1 को भगवान ने बुला लिया। अब बराबर हुए? ठीक है? जब 2 बोला तो ऐसे कर रहे हैं कि ये 2 है ना, तो 2 को मैंने निकाल दिया और 1 मर गया। क्लियर है? तो इस क्लास की कुल संख्या में से 5 पद क्या हो गए? खाली हो गए। क्लियर है? जब तक ये 5 नए नहीं आते तब तक की सदन की प्रभावी संख्या कितनी हो गई? 115। क्लियर है? प्रभावी संख्या का अर्थ है कि उस समय कुल सदस्य कितने हैं, यानी कोई पद खाली नहीं हो। तो जितने पद खाली हैं वो माइनस कर दो। क्लियर है? पद खाली होने के 3 ही कारण हो सकते हैं: इस्तीफा, बर्खास्ती या फिर मृत्यु हो गई हो। क्लियर है? तो ये 5 माइनस कर दोगे तो प्रभावी संख्या कितनी हो गई? तो प्रभावी संख्या का 50% से अधिक क्या होगा? प्रभावी बहुमत। क्लियर है? तो 115 का 50% से अधिक क्या होगा? प्रभावी बहुमत। गणित जोड़ रहा है। 53 मान ले, 58 मान ले, 60 मान ले। वो बात ही नहीं कि मैंने 115 का 50% से अधिक को क्या कहा? इफेक्टिव मेजोरिटी। क्लियर है? ये 58-56 पर पड़ा है। समझ आया यहां तक? क्लियर है कि प्रभावी संख्या क्या सबको निकालनी आ गई कि कुल सदस्य माइनस रिक्तियां। क्लियर है? पद रिक्त होने के क्या कारण हो सकते हैं? कि विधायक ने इस्तीफा दे दिया हो, विधायक को बर्खास्त कर दिया हो। क्लियर है? और विधायक की क्या हो चुकी हो? मृत्यु हो चुकी हो। उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रभावी संख्या। अब कोई आपत्ति हो तो बोलो। उससे कोई वो प्रभावी संख्या में शामिल होगा? हाँ, 115, क्योंकि अब्सेंट होना कोई प्रभावी संख्या पे फर्क नहीं पड़ता। वो तो वो पहले वाली होगी ना, सामान्य बहुमत। वरना तो फिर इसमें और उसमें क्या फर्क होगा? कोई फर्क ही नहीं होगा। समझ आया? कोई आपत्ति हो तो बोलो। क्लियर है सबको? बताऊं आगे? हाँ ना बोलो। इस बार यस में दम नहीं है। जबरदस्ती। समझाया इधर सबको? अभी शर्माओगे फिर पूरे 1 महीने शर्माओगे। इसका जो यूज है वो 2 जगह और 100% एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है? एक क्वेश्चन बहुमत से होगा तो एक चांस तो इस बहुमत से होगा। ठीक है? एक आगे और बताऊंगा। पहला यूज होता है, ध्यान से सुनना, सभी विधानमंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसी बहुमत से हटाए जाते हैं। सभी विधानमंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसी बहुमत से हटाए जाते हैं। अब विधानमंडल क्या होते हैं? वो संस्थाएं जो कानून बनाती हैं। क्लियर है? आगे चलकर पढ़ोगे, अभी सिर्फ रट लो। विधानसभा, विधान परिषद राज्यों में बनाती हैं, केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा। क्लियर है? तो इन चारों के सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस बहुमत से हटाए जाते हैं? प्रभावी बहुमत से। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन चारों सदनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमेशा किस बहुमत से हटाए जाएंगे? प्रभावी बहुमत से। समझ आया? तो एक यूज तो कहां पर है कि सभी विधानमंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस बहुमत से हटाए जाएंगे? प्रभावी बहुमत से। कोई आपत्ति? क्लियर है? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा से
प्रभावी बहुमत से हटाया जाएगा। कहां से हटाया जाएगा? राज्यसभा से प्रभावी बहुमत से। क्लियर है? अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर समझना कि उपराष्ट्रपति को 2 लोग मिलकर चुनते हैं। जैसे अभी आपने 2 दिन पहले चुनाव हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद। क्लियर है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा यानी केंद्र केवल। तो सांसद जितने भी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो सब मिलकर चुनते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार भी इन्हीं 2 को है, जिन 2 ने चुना, लोकसभा और राज्यसभा को। क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति जब भी पद से हटाया जाएगा तो उसको राज्यसभा से हटाया जाएगा और फिर लोकसभा प्रस्ताव पास करेगी। क्लियर है? तब क्या कहानी काम में ली मैंने कि उपराष्ट्रपति को जब राज्यसभा से हटाने का प्रस्ताव आएगा तो वो प्रभावी बहुमत से पास होगा। किस बहुमत से? प्रभावी बहुमत से। पर उपराष्ट्रपति को लोकसभा में जब हटाएंगे तब सामान्य बहुमत से, क्योंकि संविधान में बहुमत का वर्णन नहीं है। तब किससे हटाएंगे? सामान्य बहुमत से। समझ में आया? अब ऐसा क्यों है जरा गौर करके देखो कि जो देश का उपराष्ट्रपति बनेगा वो पद के अनुसार राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। यानी देश के उपराष्ट्रपति जिसको बनाया गया वो राज्यसभा का क्या होगा? स्पीकर, सभापति होगा। तो आपने अभी अभी कहा कि चाहे लोकसभा का स्पीकर हो, चाहे राज्यसभा का स्पीकर हो, चाहे इनका डिप्टी स्पीकर हो, चाहे इन 2 का स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो, किस बहुमत से हटाया जाएगा? तो उपराष्ट्रपति को जब हम राज्यसभा से हटाते हैं तो 2 पदों से हटाते हैं। पहला पद है उपराष्ट्रपति के पद से और दूसरा है राज्यसभा के सभापति से। इसलिए सभापति से हटाने के लिए कौन सी बहुमत चाहिए? प्रभावी बहुमत। कौन सी बहुमत? और लोकसभा से हटाया जाना जरूरी है क्योंकि उपराष्ट्रपति है, पर उसका वर्णन संविधान में नहीं है। तो आप पढ़कर आए हो, जिस बहुमत का वर्णन संविधान में नहीं है वहां कौन सी? सिंपल। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से किस बहुमत से हटाया जाता है? प्रभावी बहुमत से। कारण कि वह राज्यसभा का पद के अनुसार क्या होता है? सभापति। क्लियर है? और उपराष्ट्रपति को लोकसभा से किस बहुमत से हटाया जाता है? सामान्य बहुमत से। 2 चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। अगर ये 3 बहुमत क्लियर हो गई तो आधी चुनौती पार हो गई। ठीक है? समझ आए? और क्या? उपराष्ट्रपति को जब लोकसभा से हटाएंगे तो सामान्य बहुमत से और राज्यसभा से हटाएंगे तो प्रभावी बहुमत से। यही बताने की कोशिश कर रहा था। हो गया ना? उपराष्ट्रपति घर रवाना हो गया। हाँ, अब बोल, तू बोल पहले। जैसे अगर सभापति के पद से हटा दिया जाए तो उपराष्ट्रपति पद पे रहेगा? किसके पद पे रहेगा? ना 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 ना, दोनों सदन पास करेंगे तभी हटेगा। हाँ, पूछ, मुझसे पूछ, उससे। अच्छा तू पूछ बेटा, खड़ा हो। पहले तो फीस किसको दी? मेरे को। इसका कोई लिंक है? दोस्त बन गए क्या तुम दोनों? हाँ, इसको नंबर वंबर मत देना उसके। दोस्ती यहीं तक ठीक है। बैठ। हाँ, अब बोल। किस चीज का पद रिक्त नहीं हो? मतलब बेटा हाँ हाँ, नहीं नहीं, तब प्रभावी संख्या उतनी हो जाएगी। तेरी बात सही है, पर उसको गणित लगा कि सपोज कर तूने क्या कहा कि भाई कोई, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, किसी को बर्खास्त नहीं किया, कोई मरा नहीं, तो प्रभावी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 120 का 50% से अधिक। पर उसको कभी ये नहीं कहेंगे हम लोग की एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ना, ये क्या हो जाएगी? प्रभावी बहुमत। ठीक है। और
एक बजे के बाद। बोलो। हाँ, ये बात नहीं करो बेटा। हाँ, फिर तेज बोल, क्या बोल रही है? और इसको भेज मेरे पास। मैंने कल एक बहुत बेहतरीन चीज बताई थी तुमको, तुम मानते नहीं हो। मैंने कहा था ना कि दोस्त बदल लो। रौनक तो आई नहीं। ये तेरा कौन है? ये हाँ, अब क्या पूछ रही है? इससे पूछ। क्या बता रही, वो बता दे। कोई, मैं समझ गया तेरी बात कि तू लिख कर बता रही थी, तो तू आधा ही लिख पाई, तेरा और रौनक। ठीक है, तेरा और रौनक आध वाला आदमी फरार हो गया, तो किसी और के साथ भाग गया। तो वही कह रहा हूँ, पूरी कर दे। नहीं, वो तो इसका पूछ रही थी, मतलब तीनों का सेम है ना, तो इसलिए तभी वो बोल रही थी कि तीनों का सेम अच्छी बात नहीं है। और बहुत बुरा सुनोगे, ये याद रखना, ठीक है? क्योंकि ये पढ़ाई है, मजाक नहीं है। हाँ, सबर मत तोड़ो मेरा। और बहुत आबादी 135 करोड़ है, कहाँ एक के पीछे पड़े हो। हाँ, और कल से अलग अलग बैठोगे, ये आखिरी बार बोल रहा हूं। हाँ, और बोलो। तीनों क्लियर है? ठीक है, आगे बताऊं। अब जो तीसरी है, चौथी सॉरी, उसके 3 भाग हैं। हम जिसको कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, ज्यादा संभावना है कि क्वेश्चन इसी में से आएगा। ठीक है, हर साल 2 साल लगातार आईएएस में आया है, पहले भी बीच बीच में पूछा गया, तो ज्यादा संभावना है कि इसी से आएगा। इससे नहीं आएगा तब आएगा इफेक्टिव मेजॉरिटी से। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए बेटा। स्पेशल मेजॉरिटी के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। पहला भाग जो कहता है नोट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। नोट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि उपस्थित और मतदान करने वालों का न्यूनतम 2/3। कितना? इसमें मेरे समझाने लायक कोई चीज है तो पूछो। उपस्थित और मतदान करने वाले समझते हो? 2/3 गणित का काम है। पहले 50% से अधिक चल रहा था, अब कितना हो गया? 2/3। समझ में आया यहां तक? हाँ या ना? इसका प्रयोग होता है मुख्य रूप से 2 जगह। पहला होता है इंटर स्टेट ट्रेड को प्रतिबंधित करना हो, अंतर्राज्यीय कोई व्यापार को क्या करना हो? प्रतिबंधित करना हो, उस जगह पर। क्लियर है? दूसरा जो प्रयोग होता है वो होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं को कम ज्यादा करना हो, उसकी जगह। क्लियर है? तो अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इस तरीके की सेवाओं को कोई बढ़ाना हो, कम करना हो, उस चीज में हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग। क्लियर है? कम ही प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आएगा। आगे बात समझ में? फिर भी उदाहरण से समझ लो कि कुल सदस्य हैं कितने? उपस्थित हैं 100, मतदान करने के इच्छुक हैं 90। तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 का अर्थ है 90 का 2/3। मेरी गणित कमजोर है, निकाल लो। तो 60 लोग पक्ष में मतदान करेंगे, तब विशेष बहुमत भाग 1 से प्रस्ताव क्या होगा? पारित होगा। क्लियर है? ये किसको नहीं समझ में आया?
इसको बाहर भेजो, पानी पी के आ जा। हाँ तुझे बोल रहा हूँ। हाँ रोएगी क्या? तो जितना बुरा अभी लग रहा उतना ही मुझे लगता है जब मैं इतनी मेहनत से पढ़ा हूं तो। और तुम पूछ रहे हो तेरा कहाँ मेरा कहाँ। ये कौन सा टेक फिर बहस किए जा रही है बेवकूफ। शुक्र मना मैंने झापट नहीं जड़ा। बोल नहीं रही का क्या मतलब? ये चिट लिख लिख के क्या होगा? क्लास है ये, कोई गुरुद्वारा थोड़ी है। मैं 2 दिन से हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पढ़ लो पढ़ लो। बीपी मेरे भी होता है। क्लियर है यहां तक? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। टोटल 4 चीजें है ना। एक आपकी सिंपल मेजोरिटी, दूसरी अब्सोल्यूट मेजोरिटी, तीसरी जो है आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी, और चौथी है विशेष बहुमत भाग 1। अब गौर करके देखो, विशेष बहुमत भाग 1 संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि विशेष बहुमत भाग 1। ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है ताकि आप नोट्स में समझ सकें। ठीक है, किताब में संविधान में ऐसा ही लिखाएगा कि उपस्थित और मतदान करने वालों का न्यूनतम 2/3। ठीक है, पर ये एक जैसी सी है इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो। तब मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया विशेष बहुमत भाग 1। क्लियर है? तो इसको आप कहेंगे उपस्थित और मतदान करने वालों का न्यूनतम 2/3। समझ में आया? तो जहां कहीं मैं आपको लिखाऊं कि ये प्रस्ताव विशेष बहुमत भाग 1 से पास होगा, तब आप याद कर लेंगे कि उपस्थित और मतदान करने वालों का न्यूनतम 2/3। पहले पढ़ा? हाँ या ना? अगली चीज देखो, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल है, दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान है। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी पार्ट 2। यही एग्जाम में पूछा गया है आईएएस में लगातार, कि इसमें 2 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें होती हैं? 2। पहली शर्त है स्पष्ट बहुमत, अब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्या होती है? स्पष्ट बहुमत, अब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्लियर है? और दूसरी शर्त है नोट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो ही प्रस्ताव पारित होता है, वरना पारित नहीं होता है। क्लियर है? अब इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाने का भाग है कि एक शर्त तो कौन सी पूरी हो? स्पष्ट बहुमत की। और एक शर्त पूरी कौन सी हो? उपस्थित और मतदान करने वालों का न्यूनतम 2/3। अगर एक पूरी हो रही है तो पास होगा कि नहीं? दोनों पूरी होनी चाहिए। क्लियर है? अब गौर करके देखो कि दोनों का पूरी होने का तात्पर्य क्या है। कि सपोज करो सदन की कुल संख्या है 200। कितनी है? 200। सदन में उपस्थित हुए हैं सपोज करो 200। कितने हुए हैं? 200। और सदन में मतदान करने के इच्छुक भी कितने हैं? तो उपस्थित भी 200 हो गए और मतदान भी कितने करना चाहते हैं? 200। क्लियर है? और कोई प्रस्ताव विशेष बहुमत भाग 2 से पास होना था। अब 101 लोगों ने इसके पक्ष में मतदान कर दिया। कितने लोगों ने? तो ये प्रस्ताव पास होगा कि नहीं? ये नहीं वाले कितने हो? हाथ ऊपर करो। कारण है कि पहली शर्त क्या है? स्पष्ट बहुमत। क्लियर है? वो क्या कहती है? कुल सदस्यों का 50% से अधिक। कुल कितने हैं? कुल का 50% से अधिक 101। क्लियर है? तो ये शर्त पूरी हुई कि नहीं हुई? नोट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग। 200 का 2/3 निकालो। एक 133 होता है, कितना होता है? 133.33। तो 134। 134 लोग होने चाहिए थे। कितने हैं? पास होगा कि नहीं? क्लियर है? किसको नहीं समझ में आई? समझ में आया? थोड़ा सा मुश्किल है, सिर्फ गणित मुश्किल है, बाकी बहुत आसान है। ठीक है, गणित आनी चाहिए आपको तब खेल होगा, वरना नहीं। पहले पढ़ा? ठीक है, जब दोनों शर्तें पूरी हो, आईएएस बनने के लिए 21 साल और
ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने केवल ग्रेजुएशन की और आप 20 साल के हैं, एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं? नहीं दे सकते। आप 22 साल के हैं पर ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो रही, 12वीं पास है, ठीक है, तो एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं? नहीं दे सकते। क्लियर है? दोनों शर्तें पूरी होंगी तो ही आप एग्जाम दे पाएंगे, वरना नहीं। तो यहाँ खेल यही है कि दोनों शर्तें क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। समझ में आया? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बोलना नहीं, जिससे पूछूं वही बोलोगे। कुल है 545 लोकसभा में, क्लियर है, उपस्थित हुए हैं 400, मतदान किया है 400 ने, क्लियर है, और 290 लोगों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। पास होगा कि नहीं? जोड़ के देखो, फिर मैं पूछूं। पांच 545 का आधा कितना होता है? 272। क्लियर है? तो 272 से ऊपर हैं कि नहीं? तो पहली शर्त पूरी हुई कि नहीं? 2/3 क्या कहता है? 400 का 2/3 कितना होगा? 400 का 2/3 निकालना बेशर्मो। 800 को 3 से डिवाइड कर दो, 266, 67, 68। क्लियर है? पास हुआ कि नहीं? है? हो तो गया। 290 है ना, तो पहली शर्त पूरी हुई कि नहीं? दूसरी शर्त पूरी हुई कि नहीं? तो तुम तो कहते नहीं हुआ, करिश्मा हो गया। क्लियर है? बल्ले पड़ा। तीसरा और देख लो कि कुल है 545, उपस्थित है 500, मतदान करने के इच्छुक भी 500। क्लियर है? 330 लोगों ने मतदान कर दिया। वाह रजनीकांत, हाँ, जल्दी बोलो। नहीं होगा, कारण? कारण 2/3 नहीं है, कितना होता है? हाँ, हो गया ना? समझ में आया? पहले पढ़ा सबको? कोई शंका? ठीक है। कोई भी एक शर्त पूरी होगी तो पास, दोनों शर्तें पूरी होंगी तो पास। समझ में आया? अब इसका प्रयोग जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। पहला देखो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त, क्लियर है, और केग अधिकारी यानी सरकार का सबसे बड़ा अकाउंटेंट, ठीक है, ये जब भी पद से हटाए जाएंगे इसी बहुमत का प्रयोग होगा। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश, चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, क्लियर है, राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और केंद्र सरकार का सबसे बड़ा अकाउंटेंट जिसको हम सीएजी कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वो पद से हटाया जाएगा तो इसी बहुमत का प्रयोग लिया जाएगा। पहले पढ़ा? हाँ या ना? दूसरा, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत जब भी संविधान संशोधन होगा, क्लियर है, वो किस बहुमत से होगा? विशेष बहुमत भाग 2 से। क्लियर है? ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तो ही संविधान संशोधन होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है? कोई भी शंका हो तो बोलो। पहले पढ़ा सबको? तीसरा बहुत ध्यान से सुनना, विधान परिषद को बनाना या विधान परिषद को समाप्त करना, क्लियर है, विधान परिषद को बनाना हो या विधान परिषद को समाप्त करना हो,
इसका अनुरोध का प्रस्ताव विधानसभा में विधान परिषद को बनाने का या विधान परिषद को समाप्त करने का विधानसभा में संसद से अनुरोध का प्रस्ताव इसी बहुमत से पारित होता है। अजीब सी लाइन है, 3 साल तक बच्चे नहीं समझ पाए, है ना, इसीलिए 3 साल लगातार क्वेश्चन आए। ध्यान से सुनो, विधान परिषद को बनाना, विधान परिषद को समाप्त करना हो। क्लियर है? तो आगे चलकर पढ़ेंगे कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा कंपलसरी है। क्लियर है? कुछ ही राज्यों में, आज देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो जिन राज्यों में है, यदि वो समाप्त करना चाहते हैं, और जिन राज्यों में नहीं है, यदि वो बनाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी विधानसभा में संसद से अनुरोध करेंगे कि विधान परिषद बना दो या विधान परिषद समाप्त कर दो। क्लियर है? ऐसा प्रस्ताव विधानसभा में इसी बहुमत से क्या होगा, पास होगा। पहले पढ़ा, हाँ या ना? क्लियर है? किसको नहीं समझ में आया? हाँ, क्या नहीं आया वो पूछ। अब लाइन तो आई नहीं आई, क्या नहीं आई पूछ। ऐसा हो सकता है क्या? है? राज्यों में एक तो क्या होता है, विधानसभा। ये समझ में आया तेरे को? प्रत्येक राज्य में होना जरूरी है। विधान परिषद वर्तमान में 6 ही राज्यों में है, आगे चलकर पढ़ेंगे कौन से 6 में। ठीक है, पर कितने में है? 6 में। क्लियर है? अब यदि ये 6 राज्य क्या करते हो कि इस विधान परिषद को समाप्त करना चाहते हो, कि अब नहीं रखना चाहते, इसके लिए ये क्या करेंगे, संसद से अनुरोध करेंगे, संसद से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे यहां से विधान परिषद को समाप्त कर दो। क्लियर है? तो संसद से जो अनुरोध का प्रस्ताव है वो विधानसभा में किस बहुमत से पास होगा, विशेष बहुमत भाग 2 से। विशेष बहुमत भाग 2 से। फिर से समझो कि इस क्लास का समय बदलने का हक मेरा है। क्लियर है? तो आपने क्या किया, इस क्लास में समय बदलने का प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, कि हम गुरुजी से अनुरोध करना चाहते हैं कि भाई क्लास में, जैसे कुछ दिनों पहले एक हरकत हुई थी ना टी शर्ट को लेके, आप लोगों ने वो प्रस्ताव भेजा, तो उस प्रस्ताव को कहेंगे कि विशेष बहुमत भाग 2 से पास होगा। किससे पास होगा? विशेष बहुमत भाग 2 से। बनाना नहीं बनाना काम संसद का है, याद रखना, कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे किसका काम है, संसद का। मिटाएंगे कि नहीं मिटाएंगे काम किसका है, संसद का। आप तो संसद से अनुरोध करेंगे, पर अनुरोध करते समय आपकी विशेष बहुमत भाग 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विशेष बहुमत भाग 2, यानी सदन में जितने लोग हैं उनका न्यूनतम 2/3 और कुल सदस्यों का 50% से अधिक, दोनों शर्तें पूरी होंगी तो ही आप संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि भाई हटा दो या बना दो। क्लियर है? पहले पढ़ी बात, अब किसको नहीं पढ़ी? ये कहां से आ गई? नहीं, मैंने कब कहा संसद से पूछना पड़ेगा? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया जब आपको सिलेबस पढ़ा था। ठीक है, इस पॉलिटी सब्जेक्ट में एक सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक है, ना तो आप दिमाग लगाएंगे, इसको कहते मेरे याद आ गया। ठीक है, कि ना तो आप दिमाग लगाएंगे कि सर ऐसा हो सकता है क्या, समझ में आया, और ना आप मुझे दिमाग लगाने को मजबूर करेंगे। इस सब्जेक्ट को जितना सरल आप पढ़ेंगे उतना ही क्या होगा, आसान, एग्जाम तभी क्लियर होगी। इस सब्जेक्ट की एक बुनियादी बीमारी है, जब हम चिंतन करने बैठते हैं ना कि ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ी देर बाद लगने लगता है कि हाँ ऐसा होगा। क्लियर है? तो ये मुश्किल चीज है। ठीक है, अब जैसे इसने कहा, आपने कहा संसद, क्या क्या बोला? वो तो खेल ही नहीं बताया मैंने, है ना, पर इसने एक लाइन दूसरी काम में ली, अभी भूल गई है, क्या बोला? अब जो भी बोला हो ना, मैंने क्या बोला वो दोबारा सुन लो बेटा, ना, कि एक है विधानसभा, ये क्या होती है सबको क्लियर है? ठीक है, दूसरी क्या होती है, विधान परिषद। हर राज्य में होना कंपलसरी है कि नहीं?
नहीं है। तो आज देश में कितने राज्यों में है? हर राज्य बनाने की मांग कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो कितने राज्य करेंगे? क्या इच्छा होगी? जिनमें नहीं है वही करेंगे ना, तो इच्छा होगी। हाँ? ठीक है। और कितने राज्य मिटाने की मांग कर सकते हैं? समझ आया? अब बनाना नहीं बनाना ये सब किसका हक है? संसद का। क्लियर है? पर संसद को बनाने का प्रस्ताव भेजना होगा कि साहब हम चाहते हैं कि बना दो। संसद को मिटाने का प्रस्ताव भेजना होगा कि साहब हम चाहते हैं कि मिटा दो। तो ऐसा बनाने का या मिटाने का प्रस्ताव विधानसभा में किस बहुमत से भेजा जाएगा? विशेष बहुमत भाग 2 से। किससे? विशेष बहुमत भाग 2 से। अब तुम्हारी भाषा में समझाता हूं कि क्लास का समय बदलना नहीं बदलना यह हक मेरा है। यह हक किसका है? अब आप क्या करेंगे कि ऐसा मुझसे अनुरोध कर सकते हैं कि साहब 3 दिन की छुट्टी दे दो। अनुरोध समझते हैं? शुद्ध अंग्रेजी में रिक्वेस्ट है। क्लियर है? वो स्वीकार भी हो सकती है और खारिज भी हो सकती है। क्लियर है? स्वीकार और एक्सेप्ट एक ही होता है बेशर्मो। ठीक है? जो भी है ना, तो स्वीकार भी हो सकती है और खारिज भी हो सकती है। चुप रहो। ठीक है? अब गौर करके देखो कि आप ऐसा समय 3 दिन की छुट्टी रखने का जो मुझसे अनुरोध करेंगे, वो इस क्लास में जब प्रस्ताव आप रखेंगे कि हम सर से आज रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि 3 दिन की छुट्टी दे दो। क्लियर है? तो ऐसा प्रस्ताव इस क्लास में किस बहुमत से पास होगा? विशेष बहुमत भाग 2 से। यानी क्लास के कुल सदस्य प्लस उपस्थित मतदान करने वालों का न्यूनतम 2/3। दोनों शर्तें पूरी होंगी तो ही आप मेरे पास भेज सकते हो, वरना तो भेज ही नहीं सकते। क्लियर है? अब आपने भेज दिया तो छुट्टी हो जाएगी कि नहीं? नहीं। समझ आया? यही इंपॉर्टेंट है कि छुट्टी का निर्णय तो मेरा होगा, बस आपने तो मुझसे अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित करवा दिया कि साहब क्लास में 2/3 लोग विशेष बहुमत भाग 2 कैसे लोग हैं जो क्लास में छुट्टी चाहते हैं। क्लियर है? अब मैं सोचूंगा कि छुट्टी होगी कि नहीं होगी। पहले पढ़ा? हाँ या ना? समझ आया? अब कुछ क्वेश्चन पूछूंगा फिर मैं, इसी से पूछे गए हैं। पहले पढ़ा यहां तक? 3 ही जगह प्रयोग है, तीसरे से ही सवाल पूछे गए हैं। तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से। हाँ, बहुमत? हाँ, विधानसभा ही बोला ना बेटा कि विधानसभा में संसद से अनुरोध का प्रस्ताव इसी से पारित होगा। यही तो बोला मैंने। समझ आया यहां तक? अब गौर करके देखो। पहला सवाल है कि निम्न में से विधान परिषद के निर्माण का अधिकार किसका है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन है संसद। तीसरा ऑप्शन है विधानसभा प्लस संसद। और चौथा ऑप्शन है विधानसभा। अब मैं पूछूं वही बताएगा। ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया सबको कि निम्न में से विधान परिषद के निर्माण का अधिकार किसका है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये पहला ऑप्शन है। संसद दूसरा ऑप्शन है। क्लियर है? विधानसभा प्लस संसद तीसरा ऑप्शन है। ठीक है? और विधानसभा चौथा ऑप्शन है। पहले तो उस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो फिर पूछ लो जो पहले बताया। समझ आया? अब इसका आंसर कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। हाँ, कौन सा ऑप्शन बता? संसद प्लस विधानसभा। हाँ, 3 नंबर तो यही है, विधानसभा प्लस संसद। फिर ये नहीं है तो कौन सा है? हाँ, कौन सा? 1 की 2? अच्छा, 4 के पक्ष में तो कितने हो? चौथा ऑप्शन के पक्ष में कि विधानसभा बनाएगी। ठीक है, खड़े हो। कि विधान परिषद का निर्माण का अधिकार किसका है? विधानसभा का। क्लियर है? 3 के पक्ष में कितने हो? ये भी खड़े हो।
अच्छा, अब जो दुष्ट बैठे हो, एक सेकंड सब्र करो। जो बैठे हो वो 2 है कि 1 है? अगर 2 है तो 2 और 1 का फर्क बताओ। चुप रहे, हट। हाँ? अब जो खड़े हो, ऐसा क्यों हुआ? जो विधानसभा बोल रहे हो केवल वो कौन थे? हाथ ऊपर करो जो खड़े हैं। ऐसा कैसे बेटा? हाँ, मजाक कर रहे हो मेरे साथ या खुद के साथ? क्या पूछा? विधान परिषद को बनाने का अधिकार किसका है? विधानसभा का है। वो तो सिर्फ अनुरोध कर सकती है, ठीक है? तो तुम तीनों तो बैठ जाओ। हाँ, अब जिन्होंने विधानसभा प्लस संसद कहा, ऐसा क्यों? दूसरा सही होगा। बच्चे सहमत हैं। कौन सा सटीक है? क्लियर है? तो संसद के अंग हैं ये तीनों। संसद में तीनों शामिल हैं। समझ आया? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं माइंड की साइकोलॉजी देखने के लिए कि भाई आप समझते हैं कि नहीं। तो आप बस इतना समझिएगा कि संसद के अंग तीनों हैं। आंसर दोनों ही सही होंगे, याद रखना। क्लियर है? पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आजकल एक थ्योरी चली है पिछले 3 सालों से, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? संसद। समझ आया यहां तक? किसको डाउट? अब क्लियर है? हाँ, थोड़ा थोड़ा कि पूरा? अब गौर करके देखो, क्वेश्चन चेंज है। विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया में कौन शामिल है? ऑप्शन ये के यही है। अब तीसरा, अब क्या होगा? निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन है? विधानसभा प्लस संसद। क्लियर है? मिटाने की प्रक्रिया में कौन कौन है? विधानसभा प्लस संसद। बनाने का हक किसका? संसद का। क्लियर है? और अब क्वेश्चन अगर मैं बदल दूं, ऑप्शन नहीं बदलेंगे, कि विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, तब आंसर चौथा क्या हो जाएगा? विधानसभा। क्लियर है? अब समझ में आया होगा सबको? ठीक है। अब एक आखिरी चीज याद रख लेना, संसद एकमात्र है जो बनाने और मिटाने का हक रखती है, और संसद ऐसा प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पास करती है। किससे करती है? सिंपल मेजोरिटी से। संसद ऐसा प्रस्ताव किससे पास करती है? सिंपल मेजोरिटी से, सामान्य बहुमत से। समझ आया? कोई आपत्ति हो तो बोलो। हाँ, हटाने का हक संसद, मिटाने का हक संसद। ठीक है? और संसद किस बहुमत से? सामान्य बहुमत से। अनुरोध कौन करेगी? विधानसभा। मिटाने और हटाने का। क्लियर है? हाँ या ना? और ऐसा अनुरोध का प्रस्ताव विशेष बहुमत भाग 2 से पास होगा। पहले पढ़ा? कितनी हो गई? 5। ठीक है? और एक आखिरी, ठीक है, बहुत सी आसान सी है, इसको हम लोग कहते हैं विशेष बहुमत भाग 3। ये कहती है नोट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स। नोट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स। कुल सदस्यों का न्यूनतम 2/3। किसका? कुल सदस्यों का। क्लियर है? तो सपोज करो 120 कुल हैं, उपस्थित 100 हैं, मतदान के इच्छुक 90 हैं, तो 2/3 किसका होगा? 120 का। क्लियर है? तो 120 का 2/3 क्या होगा? विशेष बहुमत भाग 3। समझ में आया? और अब प्रयोग देखो कहां होगा। क्लियर है? एक ही जगह अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्लियर है? यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए विशेष बहुमत भाग 3 का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्लियर है? कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों की क्या पड़ेगी? आवश्यकता। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग होगा।
क्लियर है? कोई भी आपत्ति हो तो बोलो। ठीक है, अब गौर करके पहली एक चीज तो दिमाग से निकालो, 6 की 6 समझ में आई? कोई सेम है क्या? ऐसे क्या, पहले सोच के देखो क्या पता निकल आए। 6 अलग अलग हैं कि सेम है कोई? पहली क्या थी? अरे ऐसे नहीं, वोट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर है? तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का यहाँ कितना था? 50% से अधिक। यहाँ कितना हो गया? 2/3। क्लियर है? और यहाँ क्या हो गया है? कुल का 50% से अधिक, यहाँ 2 थी, कुल प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। क्लियर है? और यहाँ था कुल का 2/3, यहाँ कुल का 50% और यहाँ कुल का क्या है? 2/3। तो 6 की 6 क्या है? अलग अलग है। क्लियर है? अब मोटे मोटे तौर पर याद रखो कि विशेष बहुमत भाग 3 राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्लियर है? स्पष्ट बहुमत और प्लस 2/3 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, चुनाव आयोग के सदस्यों को हटाना, सबसे बड़े अकाउंटेंट को हटाना। क्लियर है? दूसरा संविधान संशोधन, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा संविधान संशोधन और तीसरा विधान परिषद को बनाना या समाप्त करने का संसद से अनुरोध का प्रस्ताव विधानसभा में इसी बहुमत से पास होता है। क्लियर है? साथ में 2 चीजें और याद कर लेना कि विधान परिषद को बनाना, खत्म करना संसद का अधिकार है, और तीसरी चीज जो याद करनी है वो ये है कि संसद ऐसा प्रस्ताव सामान्य बहुमत से क्या करती है? पारित करती है। क्लियर है? कोई आपत्ति हो तो बोलो। प्रभावी संख्या, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से हटाना और उपराष्ट्रपति लोकसभा से सामान्य बहुमत से हटाया जाएगा। क्लियर है? बस 5 मिनट। ये जो अंदर है इन्होंने भी फीस दी है। तो प्रभावी संख्या का 50% से अधिक जो है वो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से हटाना। क्लियर है? और उपराष्ट्रपति को जब लोकसभा से हटाएंगे तब सामान्य बहुमत से। क्लियर है? यहां तक सभी विधानमंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस बहुमत से हटाए जाएंगे? प्रभावी बहुमत से। क्लियर है यहां तक? और कुल 50% सरकार बनाने के लिए, गिराने के लिए, जहां बहुमत का वर्णन नहीं हो वहां सामान्य बहुमत। ठीक है? अब दिमाग में एक छोटा सा भी सवाल हो कि सर ये कैसे हुआ, तो पूछो। एक टॉपिक मैंने आपको पूरा करवा दिया है, समझ में आया? और इसी टॉपिक के दम पे ही बाकी के टॉपिक आपको समझ में आएंगे। ठीक है? पहला काम है समझना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचे तो रटना। क्लियर है? कोई इलाज नहीं है मेरे पास, बस आपको क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में प्रयोग पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा? कि सामान्य बहुमत का प्रयोग कहाँ होता है, स्पष्ट का कहाँ होता है, प्रभावी का कहाँ होता है। क्लियर है? उसके बाद आपकी विशेष का कहाँ होता है, 1 का कहाँ, 2 का कहाँ, 3 का कहाँ। क्लियर है? एक चीज और याद रखना, इस बहुमत को लेकर किताबों में बहुत संशय है। ठीक है? कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, तो बस आप उसको पढ़ लें। अगर कोई संशय लगे तो मेरे पास लाएं। टोटल बहुमत 6 की 6 है, इसके अलावा कोई 7वीं बहुमत नहीं है और कोई 5 बहुमत भी नहीं है, ये भी याद रखना। क्लियर है? 6 की 6 ही है, ना तो 6 की 5 है और न 6 की 7 है। कुछ क्या है, मंदबुद्धि होते हैं, है ना, जैसे लिख देते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी लाइन है जो आज तक विवाद का विषय हर किताब में लिखी आ रही है, जो एम लक्ष्मीकांत ही क्यों ना हो, कि संविधान संशोधन सामान्य बहुमत से होता है। ऐसा आप बहुत पढ़ेंगे, जैसे पॉलिटी जो पढ़ते हैं उनको पता होगा। एक संविधान संशोधन ऐसा नहीं है जो किससे हुआ हो, सामान्य बहुमत से। क्लियर है? संविधान संशोधन हमेशा किससे होगा? विशेष बहुमत भाग 2 से। अब वो क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, पर थोड़ा सा समझ लो कि अनुच्छेद 3 के तहत जब हम किसी राज्य का निर्माण करते हैं, क्लियर है, तो वो सामान्य बहुमत से होता है। किससे होता है? सामान्य। और वो अनुसूची 1 में नया राज्य जुड़ जाता है या मिट जाता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, वो किस बहुमत से हुआ? सामान्य बहुमत से। क्लियर है? तो वो कहते हैं कि संविधान संशोधन हो गया। तो संविधान संशोधन होता है तो नाम लिखा जाता है कि पहला संविधान संशोधन, दूसरा, तीसरा, जैसे अभी 104 हो गए, 105 हो गए, तो कौन सा है जिससे जम्मू कश्मीर बना? तब वो कहते हैं कि ये हमें नहीं पता। क्लियर है? बस हो गया। तो हो गया तो वो सामान्य विधेयक है। कौन सा विधेयक है?
सामान्य विधेयक। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन। समझ में आया? तो संविधान संशोधन कहाँ लिखा है, कहाँ हुआ है? कि सपोज करो जम्मू कश्मीर राज्य बना तो अनुसूची 1 में नाम जुड़ गया, क्लियर है? कोई जैसे सिक्किम का विलय हुआ था भारत में, क्लियर है? तब संविधान संशोधन हुआ था, तो वो लिखा है ना स्पष्ट, तो वो कभी सामान्य बहुमत से नहीं हुआ। तो कोई हमने बांग्लादेश को जमीन दी तो 100वां संविधान संशोधन हुआ, क्लियर है? तो लिखा है 100वां संविधान संशोधन, वो कभी सामान्य बहुमत से नहीं हुआ। तो फिर कौन सा हुआ है? तब वो एक ही उदाहरण देते हैं कि अनुच्छेद 3, क्लियर है? कि राज्य का निर्माण, तो राज्य की निर्माण में तो संविधान में खुद लिखा है कि राज्य का निर्माण संविधान संशोधन नहीं है, तो और क्या चाहते हो लिखवाना, क्लियर है? इसलिए बहुत क्लियर कट दिमाग में रखना कि जितना मैंने बताया वो फाइनल है। अब आपके पास डाउट हो सकते हैं, पर आप उस डाउट को अपडेट मत कर लेना। समझ में आया? कि हार्ड डिस्क में 6 चीजें मैंने आज डाली हैं, ये 6 ही चीजें रखना, न तो 6 की 7 करना और न 6 की 5 करना। अब अगर कोई चीज आपके सामने आती है तो आप हक से मुझे पूछें कि सर ये चीज हमने पढ़ी है, मैं आपको बताऊंगा, पर ऐसे नहीं कि हो सकता है सर से भूल हो गई हो, हम ज्ञानी, हम लिख लेते हैं 7वीं, है ना? हाथ जोड़कर विनती है ना कि ज्ञान अपने पास ही रखो, ठीक है? अगर सफल होना है तो ये काम। टोटल 23 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आज आपने खत्म कर दिया, क्लियर है? कि 23 क्वेश्चनों में से 1 क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है? खत्म। कि 1 क्वेश्चन आपका इन 6 में से बनेगा। अब आपको प्रकृति पकड़नी है कि आसान परीक्षा है कि मुश्किल है। मुश्किल दुनिया की नजरों में, आपकी नजरों में नहीं, आप तो चुटकी बजाएंगे, खेल खत्म, क्लियर है? तो आप क्या करें कि इस टॉपिक की एक चीज को समझे कि सबसे मुश्किल लाइन कौन सी है बहुमत, जो आपको समझने में सबसे पसीना आया? विशेष बहुमत भाग 2। तो क्वेश्चन बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी किससे है? जो आपको नहीं आता वहां से क्वेश्चन आएगा, याद रखना, क्लियर है? तो आपको अपनी चुनौती से निपटना है। दूसरी अगर कोई प्रोबेबिलिटी होगी तो कहां से? प्रभावी बहुमत से, क्लियर है? और कोई तीसरी प्रोबेबिलिटी होगी तो फिर राष्ट्रपति के महाभियोग से। पहले पड़ गया इन 3 से, और बहुत कोई सामान्य ही पूछ लेगा तब एकदम गिर जाएगा, वो आपको आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 क्वेश्चन कहां से आएगा उसका आइडिया भी आपको है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि उस 1 को ही तैयार करो, 6 की 6 तैयार करो, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर है? अब आप घर जाके इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है? कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछेंगे।